अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के वो बबरकत नाम से नहायत ही करम करने वाला है। और आज हमारे साथ एक बहुत ही मोहतरम हमारे गेस्ट हैं हमाद जफर साहब, जिनका ताल्लुक बहावलपुर से है और ये एग्रीकल्चर से मुंसलिक हैं। ये बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं ये। और इनके बारे में मजीद जानते हैं, ये क्या करते हैं, कहाँ से ताल्लुक है। और अस्सलाम वालेकुम हमाद साहब, कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। आपके कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो थोड़ा सा आप अपना एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दीजिएगा अपना, तो अब ठीक है, मजीद हम बात फिर करते हैं। जी। सही। बेसिकली मेरा जो नाम है हाफिज़ जमात ज़फ़र है और आई एम बिलॉन्ग फ्रॉम बहावलपुर। Nowadays, I am doing BSc Honors Agriculture from Arid Agriculture University, Rawalpindi, as well as I am an executive member of Saryam team and I am a social worker as well. माशाल्लाह, ग्रेट। तो ये जो आपने थोड़ा सा जिक्र किया सरेआम टीम का, इसके बारे में थोड़ा सा अब जी, हमें जी। बताइएगा। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग आपने एक पहलू छेड़ा अपनी लाइफ के बारे में। ये इसको ज्वाइन करने का सही, सही। आपको ख्याल कैसे आया, और कैसे आपने ये ज्वाइन की इनकी टीम, और आप एज बेसिक एज ए वॉलंटियर काम करते हैं उनके साथ? सही, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली ये हुआ था कि आज से 3 साल पहले सरेआम टीम ने एक तहरीक चलाई थी, जिसमें उनका बेसिक पर्पज़ ये था कि हम ऐसे नौजवान इकट्ठे करें, जो हमारे माशरे से सोशल एवल्स को ख़त्म करें। तो फिर ये हुआ कि फ़ेसबुक पे इनके एड्स आए, ठीक है, जॉइन करने के कि आप लोग जॉइन करें। फिर इसका प्रॉपर एक फॉर्म फिलअप था, वो हमने फॉर्म फिलअप किया और उसके बाद फिर इन्होंने हमें रिस्पॉन्स दिया कि आप एग्जीक्यूटिव मेंबर बन गए हैं। तो हमारा बेसिक मेरा जो पर्पस था इस सरेआम टीम को ज्वाइन करने का वो ये था कि हमारे मुआशरे में जो भी सोशल एवल्स हैं, मुआशरती बुराई हैं, उनको ख़त्म किया जाए और हम अपने मुआशरे को एक तरक्की याफ्ता मुआशरा बनाएं। तो इसके लिए फिर मैंने ये ज्वाइन की। इसके साथ साथ ये था कि सरेआम टीम के जो इकरारुल हसन साहब है, बहुत मोहतरम है हमारे, वो बहावलपुर तशरीफ़ भी लाए और उन्होंने एक जलसा भी किया, उसमें भी मैंने शिरकत की। तो इस वजह से यानी एक मोटिवेशन है और इनके प्रोग्राम्स भी देखता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है कि अगर इंसान अपने माशरे के लिए कुछ करेगा तो एक बहुत अच्छा स्टेप होगा ये। वेरी गुड वेरी गुड, वेरी नाइस। तो आप ये बताइएगा कि आपका जो एक ये सारा ये जो आपने सरेआम टीम को ज्वाइन किया एज ए वॉलंटियर, और आपकी जो ये खिदमात जी, हैं उनके लिए, और ये जो जी, सारा आप अपने बारे में आप जो बता रहे हैं, तो ये तो मैं जी, जी, कहता हूँ कि बहुत ही कम नौजवान हैं जो कि माशरे के लिए भी ऐसा सोचते हैं और वॉलंटियर कर देते हैं अपने आप को उन सोशल इवल्स के खिलाफ। सही। तो मैं तो आपको जी, सल्यूट जी, करूंगा कि आप जैसे नौजवान अभी माशरे में मौजूद हैं, जो कि ऐसे माशरे को तरक्की देने के लिए और अपने आप को वॉलंटियर कर देते हैं, तो मेरा तो सल्यूट है आप। और थोड़ा सा आप थैंक यू अपने सो मच। एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइएगा कि आपने जी, जी, एग्रीकल्चर ही एक मखसूस जो एक शोबा है जिसके अंदर बहुत कम, मेरे ख्याल में तो बहुत कम लोग जाना चाहते हैं, तो उसको ज्वाइन सही। करने की वजह, अच्छा, क्योंकि सही। नॉर्मली हमारे अच्छा, माशरे में कॉन्सेप्ट है कि डॉक्टर्स बन जाओ, इंजीनियर्स बन जाओ, या सॉफ्टवेयर की तरफ चले जाओ। तो ये आजकल जो ट्रेंड है, आपने उससे एक हट के एग्रीकल्चर के हवाले से अपनी तालीम जो जारी रखी, तो वो आपका कैसे आपके दिमाग में ये चीज आई कि मैंने एग्रीकल्चर में ही जाना सही। तो इस तरह है कि जब मैं क्लास 5th में था उसके बाद फिर मेरे लाइफ में एक टर्न आया और मैंने कुरान मजीद भी हिफ्ज़ किया हुआ है, मैं हाफ़िज़ भी हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने हिफ्ज़ किया और उसके बाद अपनी मैट्रिक की, मैट्रिक में मेरा ए ग्रेड था, फिर एफएससी किया। एग्रीकल्चर चूज़ करने का जो मेरा बेसिक पर्पज़ था वो ये था कि एज़ वी नो दैट पाकिस्तान इज़ अ एग्रीकल्चरल लैंड। पाकिस्तान एग्रीकल्चरल लैंड है और पाकिस्तान की जो टोटल जीडीपी है उसमें जो सबसे ज़्यादा रोल है वो एग्रीकल्चर का है। आजकल बिल्कुल हम ठीक। देखें हमारे आजकल हम देखें जो हम खाते हैं, पीते हैं, ठीक है? और जहाँ यहाँ तक कि जो दरख्त हैं, ये भी तमाम एग्रीकल्चर से रिलेटेड है।
आजकल पाकिस्तान की जो टोटल जीडीपी है उसमें से 18% रोल जो जीडीपी का है वो एग्रीकल्चर में से है। वेरी तो मेरा ये ख्याल था क्यों ना पाकिस्तान की जो एक रीढ़ की हड्डी है एग्रीकल्चर उसको चूज किया जाए और उसको बेटर तरीके से उसमें न्यू रिफॉर्म्स लाए जाए, और अपने जो किसान भाई हैं जो इतने एजुकेटेड नहीं है उनको इस तरह की फैसिलिटीज दी जाए और उनको बताया जाए कि वो किस तरीके से कम खर्चे में एक बेहतर पैदावार क्रॉप की ला सकते हैं। तो इसके लिए फिर मैंने ये एग्रीकल्चर फील्ड चूज की, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये एम है कि जिस तरह ही मैं अपनी डिग्री कंप्लीट करूंगा तो वो किसान जो इतने एजुकेशनल उनके पास एजुकेशन नहीं है, हमारे मुल्क के अंदर बहुत वसाइल हैं और नेचुरल रिसोर्सेज हैं। प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे जो किसान भाई हैं उनके पास इतनी एजुकेशन नहीं है कि वो अपनी एजुकेशन जो अपनी क्रॉप है, जो अपनी फसल है, उसको बेहतर तरीके से उसको पैदावार में लाएं और उसके बाद पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको बेहतर बनाएं। तो उसके लिए जरूरी है कि हम जैसे यंग जाएंगे उनको गाइड करेंगे कि वो कम खर्चे में किस तरह से अपनी क्रॉप को बेटर तरीके से बना सकते हैं, यानी पैदावार कर सकते हैं और अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को बेटर तरीके से ग्रो अप कर सकते वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये तो आपके जो ख्यालात हैं ये बहुत ही मुझे अच्छे लगे। और हम देखते हैं कि अगर हम बात हैं। करें उन ममालिक की जहाँ पे हम कहते हैं कि हमारा जाना भी बैन है, ठीक है, तो जी अगर जी हम जी बात जी करें थोड़ा सा इसराइल की, तो वो हम देखते हैं कि जी वो जी पर पर एकड़ जो है वो बहुत ज्यादा क्रॉप ले रहा है गंदम की। उसके पास उसने बिल्कुल। एग्रीकल्चर पे इतना काम किया कि जी जी उसकी जो पैदावार है वो पर एकड़ वो बहुत ज्यादा है। तो जी जी आपको क्या पढ़ाया जा रहा है इस नई टेक्नोलॉजी के हवाले से, या आपने इस फील्ड में क्या सीखा कि पर एकड़ जो है सही। उससे कितनी पैदावार जी मजीद बेहतर की जा सकती है? और फार्मिंग के हवाले से आप हमें थोड़ा सा बताएं कि सही। पूरी दुनिया में तो हम देखते हैं एक किसान जो है, जी जी अगर उसका जो जो पैदावार है उसकी सारी, अगर वो उसके पास वसाइल नहीं है और मार्केट में उसको अच्छा रेट नहीं मिलता, तो वो जी जी उसको दूसरे तरीके से स्टोर कर लेता है। पूरी दुनिया में तो ऐसे सही। होता है, वो रोड साइड्स पे अपने स्टॉल्स लगा लेता है, लेकिन हमारा जो जी जी किसान है वो शुगर्स मिल के धक्के खाता रहता है। जी जी। तो आप हमें तो थोड़ा सा ये बताइए टेक्नोलॉजी। सही। तो बेसिकली बात ऐसे है कि मैं आपको इस चीज को एक्सप्लेन करने से पहले एक एग्रीकल्चर वर्ड के बारे में डिफाइन करना चाहता हूं कि बेसिकली एग्रीकल्चर है क्या। एग्रीकल्चर एक लातीनी लफ्ज है। इस वर्ड्स के दो कॉम्बिनेशन है, एगर एंड कल्चर। एगर ठीक। मीन्स होता है फील्ड और कल्चर मीन होता है कल्टीवेशन। तो बेसिकली ये होता है कि फील्ड की कल्टीवेशन करके उसमें ऐसी क्रॉप्स उगाई जाएं जिसके जरिए एक मुआशरा अपने खाने पीने की खुराक हासिल कर सके, तो उसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं। ठीक है। अब आपने जिस तरह से इसराइल की बात की, तो बेसिकली ये है कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान में आ, गुर्बत के बहुत से मसाइल हैं, इसके अलावा करप्शन के बहुत से मसाइल हैं। तो पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल भी ऐसे हैं कि पाकिस्तान जो एग्रीकल्चर सेक्टर को सिर्फ फोकियत नहीं दे पा रहा। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें ऐसी इदारे बनाने चाहिए जो स्पेशल किसान भाइयों के लिए होने चाहिए और जिनमें उनको बताया जाए कि किस तरह से वो बेहतर तरीके से ग्रो अप कर सकते हैं। अब हमारे लिए क्या जरूरी है कि अब तो एग्रीकल्चर में ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ गई हैं कि आप बगैर मिट्टी को यूज किए आप फसल उगा सकते हैं। हाइड्रोफोनिक एक न्यू टेक्निक है। उसमें यह होता है कि आप पानी के अंदर अपनी फसल उगा सकते हैं विदाउट यूजिंग सोइल। हम्म। आप पानी के अंदर कोई भी फसल उगा सकते हैं, वो पोटैटो है, वो उसके अलावा शुगर कैन है, कोई भी चीज आप पानी के अंदर भी उगा सकते हैं, उसको हम ग्रोइंग मीडिया बोलते हैं। तो ये तमाम चीजें जब तक एक फार्मर एजुकेशनिस्ट नहीं होगा या हम उसको बताएंगे नहीं वो किस तरह से ग्रो कर सकता है और एग्रीकल्चर सेक्टर में बेहतर तरीके से चीजों को ब्रोकार ला सकता है, तो ये तमाम चीजें तब होंगी जब हम खुद स्टेप लेंगे।
अपने किसान भाइयों के पास जाएंगे, ऐसी उनको चीजें बताएंगे कि वो कौन सी खाद यूज करें, कब यूज करें, किस तरह से यूज करें। अब हमारे पास क्या है कि हमारे किसान भाई जो है वो ओल्ड मेथड यूज कर रहे हैं, जो आज से 15 साल 20 साल पहले यूज होता था। तो उसकी बेसिक वजह यह है कि दुनिया अब दिन ब दिन तरक्की कर रही है और हमें ऐसी चीजें लाने की जरूरत है कि हम अपने किसान भाइयों को बेहतर तरीके से बता सकें कि किस तरह से वो अपनी ये जो क्रॉप है उसको बेटर तरीके से ग्रो अप कर सकते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि हम जैसे यंग जनरेशन को स्टेप लेना चाहिए और हमें उनको गाइड करना चाहिए। और इसके साथ साथ हमें गवर्नमेंट के इदारों की भी जरूरत है, जो गवर्नमेंट हमारा साथ दे, ताकि हम अपने किसान भाइयों को बता सकें और ऐसी मशीनरीज ला सकें जो 2 घंटे का काम 1 घंटे में काम कर ले, और इसके अलावा कम पैदावार में कम खर्चे में हम बेहतर आमदनी ला सके और अपने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर सके। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। तो जी जी मैं आपसे थोड़ा सा मजीद ये भी जानना चाहूंगा कि आप हमें बताइए कि जी थोड़ा जी सा कि जी ये जी टनल फार्मिंग का चीज है और ऑर्गेनिक जो आजकल ये जो ट्रेंड चला हुआ है मार्केट में, और हम यूरोप साइड पे भी देखते हैं कि जो फार्मर्स ऑर्गेनिक तरीके से अपनी सब्जियां अपने फल उगाते हैं उनका रेट जो होता है वो डबल वो चार्ज करते हैं, लेकिन हमारा जी जी जी। फार्मर जो है वो उस तरह से उस चीज का फायदा नहीं ले पाता। तो थोड़ा सा आप हमें ये इस चीज के बारे में बताइए। अच्छा, तो बेसिकली ये है कि जिस तरह के आपने बात की ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, उसमें ये है कि बाहर के मुल्कों में उनको बेहतर तरीके से बेहतर फैसिलिटीज दी जाती हैं किसानों को, और वो किसान क्या करता है कि वहां पे क्वांटिटी ज्यादा होती है और क्वालिटी पर कंप्रोमाइज नहीं किया जाता। वहां पे क्वांटिटी भी ज्यादा होती है, क्वालिटी भी ज्यादा होती है, और किसानों के पास इतना ज्यादा आइटम होता है कि वो अगर अपने मुल्क के लिए यूज करें तो उसके अलावा भी वो अपना आइटम जो है एग्रीकल्चर सेक्टर का वो उसको प्रिजर्व करके सेल कर सकते हैं। तो हमारे मुल्क में प्रॉब्लम्स ये हैं कि हमारे मुल्क में किसान जो चीज ग्रो अप करता है वो इतनी ज्यादा नहीं होती कि वो उसको मतलब अपने कंट्री के लिए भी बहुत मुश्किल से वो उसको यानी अपने कंट्री के लिए यूज आउट कर सकता है। अब इसकी मिसाल मैं आपको यूं दूंगा, जिस तरह हमारे पास मेजर क्रॉप्स हैं, वीट, इसके अलावा शुगर कैन। अब यहाँ पे देखा जाए तो हमारा किसान आजकल रो रहा होता है और वो बेचारे कह रहे होते हैं कि गवर्नमेंट हम इतनी मेहनत करते हैं, ठीक है, दिन रात काश्तकारी करते हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट हमें उसका पैसा देने पर आती है तो वो इतना कम देती है कि हमारे जो खर्चा हुआ होता है उस फसल पे वो भी पूरा नहीं होता। तो उसकी बेसिक वजह यह है कि हमारे पास ऐसे सहूलियात नहीं है कि हम अपने किसानों को बता सकें और उनको जो उनका हक है वो दे सके। तो ये तमाम चीजें तब होंगी जब हम बेहतर तरीके से अपने किसान भाइयों को उनका हक देंगे, ठीक है। इसमें जो मेन रोल है वो गवर्नमेंट का है। जब तक गवर्नमेंट अपना रोल प्ले नहीं करेगी हम एग्रीकल्चर सेक्टर को मजीद बेहतर नहीं बना सकेंगे। तो जैसा कि अब हमारे पास आप एक नेचुरल रिसोर्स ये भी देख ले कि हमारे पास एक नमक है। अब वो हम्म। नमक पाकिस्तान में कितना ज्यादा प्रोड्यूस होता है और हम वो इंडिया को देते हैं 1 रुपए में, जबकि इंडिया हमें वही वापस नमक उसकी प्रोडक्शन सही तरीके से करके और उसको हमें 25 रुपए में बेचता है। तो यानी हमारे खाने पीने की चीज में नमक भी बहुत एक अहमियत का हामिल है। लेकिन उसमें क्या होता है कि हम वो इंडिया को देते हैं, हमारे पास इतने जखाइल नहीं है कि हम उस नमक को खुद प्रिजर्व कर सकें और उसको बेहतर तरीके से उसकी रिफाइनरी करके एक बेटर तरीके से अपने जो चीजें हैं उनको बेहतर तरीके से सर अंजाम दे सके। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। आपने अक्सर यूरोप ब्लॉग्स में देखा होगा, यूरोपियन मार्केट में यूट्यूब के ऊपर जी अ, जी जी पाकिस्तान का ही सॉल्ट जिसे हिमालयन सॉल्ट के नाम से इंडिया का लेबल लगा के सेल किया जाता है और उसके बिल्कुल 10 गुना बिल्कुल पैसे चार्ज किए जाते हैं। ठीक बिल्कुल है, ऐसा ही है। जी लेकिन जी हमारे मुल्क से वो 1 रुपए ही के हिसाब से ही लेके जाते हैं। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और मैंने भी ये बात जी नोटिस जी की। लेकिन हमारे जो गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो इस चीज के ऊपर काम करने को तैयार नहीं है। और मेरे ख्याल जी में कुछ लोग जो हैं कराची से मैंने देखा है कि वो लोगों ने ये काम शुरू किया है इंडिया की देखा देखी कि वो लोग इतना मुनाफा कमा रहे हैं तो व्हाई नॉट अस।
लेकिन अभी भी बिल्कुल। इस फील्ड में उन लोगों की तादाद बहुत थोड़ी है कि जो ये जी, काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान से और लोगों को भी इस फील्ड में आना चाहिए। और आपने बात की शुगर केन के हवाले से, तो मेरे जी, ख्याल में जो फार्मर है वो देखें कि थोड़ा सा उसको भी, और हमारा जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको भी थोड़ा सा सोचना जी, पड़ेगा कि शुगर केन से 21 प्रोडक्ट तैयार होती हैं और कार्डबोर्ड जो है वो सबसे आखिर वाली प्रोडक्ट है उसकी। ठीक है। लेकिन बिल्कुल, हमारा जो बिल्कुल। इंडस्ट्रियलिस्ट है वो वही मशीन चला रहा है जो कि आज से 50 साल पहले तैयार हुई, और वो सब्सिडी के ऊपर काम करने को तो तैयार है कि मुझे हुकूमत से सब्सिडी मिल जाए, लेकिन वो ग्रो करने को तैयार नहीं है, वो डिजिटली अपने आप को मूव करने को तैयार नहीं है। वो शायद उस तरह से मूव नहीं कर रहा जिस तरह से उसको मूव करना चाहिए। तो बिल्कुल ये ऐसे है। ये जो चीजें थी। तो अगर हम बात करें मजीद चावलों के बारे में भी, अपने फार्मर्स के ऊपर देखें हम कि हमारा जो जी, बासमती जी। चावल है वो देखें आपके यहाँ से दुबई चला जाता है, दुबई से आगे वो इंडियन पैकिंग में पैक होता है और वो यूरोपियन मार्केट में बासमती जो इंडियन राइस है उसके नाम से सेल होता है। लेकिन हमारे जो बिल्कुल, नौजवान हैं और जो हमारे लोग हैं वो लोग सिर्फ इतना मुशक्कत नहीं कर पाते शायद, या वो आगे काम नहीं करना चाहते मेरे ख्याल में कि हम यूरोपियन मार्केट्स जी, को भी एक्सेस करें, कि वहां तक एक्सेस कैसे है। और देखें कि इंडियंस जो हैं वो ये सारा जो मामलात हैं इन चीज़ों के, वो अपने नाम से हमारे चावल ही बेच जाते हैं, डबल मुनाफा ले जाते हैं। तो हमें भी इस बिल्कुल चीज़ के ऐसा बारे ही में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ पे खड़े ऐसा ही हैं, है। और हम क्या अपने साथ कर रहे हैं। तो आप हमें थोड़ा जी, सा जी। ये बताइएगा कि आपका जो ये अब जो एजुकेशन आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको जी, जी, ऐसी क्या जी, जी। ऐसी टेक्निक सिखाई जा रही हैं मॉडर्न मॉडर्न तरीके से कि आप उन जी, जी। चीजों में आपको लगता है कि आप बेहतरी ला सकते हैं एग्रीकल्चर में। सही, सही। तो उसमें ये है कि हमें सबसे पहले स्किल्स सिखाई जा रही हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स बताई जा रही हैं कि अगर आपको एक किसान मिलता है, आप उसको किस तरह से आसान वे में चीज़ों को डिलीवर कर सकते हैं और उसको मैकेनिज़्म के बारे में बता सकते हैं, ठीक है? तो उसके लिए हमारे पास जो मेन चीज़ें हमें वो ये सिखाई जा रही हैं कि लाइक आपने एक चावल है, एक गंदम है, उनको बताना है कि आप कौन से चीजें हैं आप उसके अंदर ग्रो अप करेंगे, आपने सोइल को किस तरह से कल्टीवेट करना है, कितनी डेप्थ में कल्टीवेट करना है और मशीनरी को किस तरह से यूजेज करना है। और इसके अलावा ये है कि आपने सोइल टेस्ट करना है, आपने कोई भी फसल पहले ग्रो करनी है तो आपने सबसे पहले उसका सोइल टेस्ट करना है कि आया कि ये सोइल इस काबिल है कि यहाँ पे कोई फसल ग्रो की जा सकती है। इसके अलावा हमें ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि आप न्यू मशीनरीज के ज़रिए किस तरह से चीज़ों को अच्छे तरीके से आप किसानों को बताएं कि ये न्यू मशीनरी मार्केट के अंदर आई है, आप किस तरीके से मशीनरी का यूजेज करते हुए कम वक्त के अंदर अपनी फसल को बेटर तरीके से ग्रो अप करें और इसके अलावा अपनी कम कम आमदनी में एक बेहतर पैदावार करें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास जो खादें हैं और इसके अलावा जो स्प्रेज हैं, अब बहुत से ऐसे चीज़ें होती हैं जो फसल के ऊपर आकर हमला करते हैं, जिसके सब्सटेला हो गया और इस तरह की दूसरे जो छोटे-छोटे ये जो होते हैं बर्ड्स वगैरह, तो ये क्या होता है कि इसकी वजह से हमारी फसल को काफ़ी नुकसान होता है। तो ये हमें बताया जाता है कि अगर फसल के ऊपर इस चीज़ ने हमला किया तो हम कौन-सा उनको बताएँ कि वो मेडिसिन यूज़ करें और कम पैसे में वो मेडिसिन किस तरीके से यूज़ करें और उसको यूज़ करते हुए एक बेटर तरीके से अपनी फसल की केयर भी कर सकें और बेटर तरीके से उसमें आमदनी भी कर सकें। हमें यह बताया जाता है कि आप अपने किसान भाइयों को ऐसी टेक्नोलॉजीज के बारे में बताएं, जिस तरह के मैंने आपको पहले भी अभी डिफाइन किया, हाइड्रोफोनिक मीडिया। हाइड्रोफोनिक मीडिया में बेसिकली ये होता है कि आपके पास मिट्टी के बगैर आप सिर्फ पानी के अंदर कोई भी फसल उगा सकते हैं। तो उसके लिए जब तक हम किसान भाइयों के पास जाएंगे नहीं, उनको बताएंगे नहीं कि किस तरीके से वो
अपनी पानी के अंदर कौन कौन से केमिकल्स मिलाकर बेहतर तरीके से, अगर आपके पास सोइल इस काबिल नहीं है कि आप वहां पे फसल ग्रो कर सकते हैं, तो अब आप पानी के जरिए भी अपनी फसल ग्रो कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें हम अपने किसान भाइयों को जब बताएंगे और उनको बताएंगे कि वो किस तरह कम आमदनी में बेहतर पैदावार ला सकते हैं, तो वो तमाम चीजें हमें सिखाई जाती है और आहिस्ता आहिस्ता हम बेहतर तरीके से ज्यादा सीख रहे हैं और होप्स हो के फ्यूचर में हम अपने कंट्री के लिए और अपने फार्मर्स के लिए बेहतर ऐसी टेक्निक्स लाएंगे जो कि हमारे कंट्री को ग्रो अप करने में बहुत हमें मदद फराहम करेंगी। सर आप मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि बीज जो जिसे हम सीड कहते हैं उसके जी जी। ऊपर पाकिस्तान में क्या काम हो रहा है और वो कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं? सही सही। तो बेसिकली ये होता है कि हमारे पास सीड की कई वैरायटीज होती हैं, ठीक है। तो उसमें हमारे पास जो बेटर वैरायटी का सीड होता है, हमें फसल को ग्रो अप करने के लिए वो जरूरी होता है, चाहे वो चावल की फसल है, गंदम की फसल है, कोई भी फसल है। आलू हम जब ग्रो करते हैं तो वो तो मिट्टी के अंदर होते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि हमें ऐसे सीड्स का इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारी पैदावार को और हमारा जो फल है उसको बेहतर तरीके से परफॉर्म यानी ग्रो अप कर सके। तो उसके लिए जरूरी है कि मार्केट में जब आप जाते हैं तो अगर आपके पास एजुकेशन होगी तो वो आपको बताते हैं कि इस वैरायटी का सीड है, आप इसमें से ये वैरायटी लें। इसमें आप अगर आप कभी आपको थोड़ा सा टाइम मिले तो आप अपने इलाके में विजिट करें और उनसे पूछें कि पेस्टिसाइड्स की शॉप्स वगैरह जहां पे हमें बीज अवेलेबल हो, तो वहां पे वो आपको बताते हैं कि एक फसल की वैरायटी ऑफ सीड्स होते हैं। तो वो आप जब अच्छा सीड लेते हैं, ठीक है, इसकी मिसाल मैं आपको यूं दूंगा, आप एक बाजार में जाते हैं, ठीक है, और आप एक चप्पल लेते हैं या जूता लेते हैं, ठीक है। एक चप्पल है वो उसके आपको बताता है कि इसकी 2 साल गारंटी है और ये आपके पास 5 साल तक चल जाएगा। और हम्म। एक जो है वो आपको कहता है इसकी गारंटी नहीं है, 100 रुपए का है, ठीक है। तो वो जो आप 100 रुपए की लेंगे वो आप 5 साल तक 5 तब्दील कर चुके होंगे, जबकि आप वो जो 200 रुपए की एक मरतबा खर्चा करेंगे वो आपके लिए हमेशा के लिए यानी 5-6 सालों के लिए आप बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि जब आप अच्छा सीड लेंगे, ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से फसल को ग्रो अप कर सकेंगे। जब आपकी फसल ग्रो होगी तो जाहिर बात है आपको फायदा होगा, जब आपकी जात को फायदा होगा तो मुल्क को फायदा होगा, और जब मुल्क को फायदा होगा तो मुल्क की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, और ये तमाम चीजें मुल्क के लिए बहुत जरूरी है। ठीक इसके ठीक लिए जो ठीक। आपने सीड का इदारा पूछा था, उसमें यह है कि हमारे पास आप हर सूबे में हर जिले में एग्रीकल्चर दफातर होते हैं, आप वहां पे जाएं। आप वहां पे जाके सोइल टेस्ट लेबोरेटरीज होती हैं, आप वहां पे जाएं, अपना जो सीड लेते हैं आप उसको वहां पे दफातर में जाके चेक करवाएं कि सर ये मैंने सीड लिया, मैंने अपनी फसल ग्रो करनी है, आई एम अ फार्मर, सो आई वांट टू चेक दैट सीड एदर इट इज गुड फॉर माय फील्ड और नॉट। तो वो आपको चेक करके बताते हैं कि ये सीड आपके लिए बेटर है या नहीं, या इसकी क्या फ्यूचर में एस्पेक्ट होंगे। इसके अलावा आपकी जो सोइल है, आजकल पाकिस्तान में हर सूबे में इस तरह के बहुत सी लेबोरेटरीज गवर्नमेंट ने बनाई हुई, आप जाते हैं अपना सोइल टेस्ट करवाते हैं, वो आपकी सोइल आपकी फसल को चेक करके बता देते हैं कि क्या ये सोइल ग्रो करने के लिए है या नहीं। इससे आपका पैसा, आपका वक्त और तमाम चीजें बच जाती हैं। दुरुस्त फरमाया आपने, बिल्कुल ठीक इंफॉर्मेशन दी आपने। और मुझे थोड़ा सा आप ये बताइएगा कि हम आपके थोड़े से इंटरेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। आपने फरमाया कि जी जी आप जरूर। सीएसएस करना चाहते हैं, तो जी जी ये तो बिल्कुल। एक बहुत ही मैं कहता हूँ कि जबरदस्त चीज है कि हमारे मुल्क में ऐसे ब्यूरोक्रेट्स आने चाहिए आप जैसे, जिनके पास वाकई एग्रीकल्चर का इल्म हो और वो जी एग्रीकल्चर जी। डिपार्टमेंट्स को सर्व करें, जिनके पास इल्म हो, ना कि सही वो लोग आगे आए जो कि मेरिट के ऊपर एलिजिबल ही नहीं है। आप जैसे नौजवान जो कि बहुत ही एनर्जेटिक हैं, बहुत यंग हैं और पढ़े लिखे नौजवान, तो थोड़ा सा ये जी सीएसएस जी। के बारे में हमें बताइए कि ये शौक कैसे पैदा हुआ आपको और आप सही क्यों सही। ज्वाइन करना चाहते ओके, ठीक है। तो बेसिकली सीएसएस मैं क्यों करना चाहता हूँ, उसके पीछे ये वजह है कि जिस तरह के आपको सीएसएस के एब्रीवेशन से भी पता ही चलता है, सिविल सर्वेंट्स, जब आप ये चीज देखते हैं तो मतलब आप लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, ठीक है। हैं? बिल्कुल। मेरा बेसिक पर्पस ये है कि मैं सीएसएस करूं, और सीएसएस करने के बाद इफ आई एम एलिजिबल और मैं मेरिट पे अपनी मेहनत करके उस सीट पर पहुंचता हूं, तो मैं
अपनी उस सीट को सही तरीके से यूज करूंगा। लाइक अगर मुझे कोई भी पोस्ट एलिजिबल मुझे मिलती है, लाइक फ्यूचर में मैं क्लियर कर लेता हूँ इंशाल्लाह, पुलिस डिपार्टमेंट मिलता है या जो भी डिपार्टमेंट मिलता है, तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा कंट्री होगा। मेरी खिदमत ये होगी कि मैं अपने कंट्री को बेटर तरीके से सर्व कर सकूं। अपने जो भी डिपार्टमेंट, जो भी मेरी गवर्नमेंट ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं, मैं उसको अच्छे तरीके से फ्राइज इंजाम देने की फ्राइज इंजाम दूं। तो सीएसएस मैं इसलिए करना चाहता हूं, ये मेरा गोल है। और लाइफ के अंदर इंसान के ऐसे गोल्स होने चाहिए जो कि बहुत हाई हो और जिसके जरिए आप बहुत से लोगों की खिदमत कर सकें। तो जरूरी नहीं है कि मैं सीएसएस करके, जो मैंने अपनी फील्ड एग्रीकल्चर की है, नो, बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम बैकवर्ड एरिया और मेरे इलाके में ऐसे लोगों को बहुत जरूरत है जहां पे लोगों को नॉलेज नहीं है एजुकेशन के बारे में, फार्मर्स एक्टिविटीज के बारे में। तो मैं उनको भी साथ साथ लेके चलूंगा। और सीएसएस एक तो मेरे पेरेंट्स की भी ख्वाहिश है और दूसरा मेरा अपना गोल भी है, लाइफ गोल। तो उसके लिए आपसे रिक्वेस्ट भी है कि इंशाल्लाह फ्यूचर में इफ आई विल क्वालिफाइड सीएसएस, तो मैं अपने मुल्क की खिदमत करूंगा। और जिस इदारे में भी मुझे मौका मिला, इंशाल्लाह मैं अपनी दयानतदारी के साथ मुल्क की खिदमत करूंगा और अपने कंट्री को बेटर करने में अपनी खिदमत सर अंजाम दूंगा। इंशाल्लाह जी, जरूर जरूर। मैं, मेरी तो दुआ है आपके साथ कि आप जैसे नौजवान ब्यूरोक्रेसी थैंक में आए और ब्यूरोक्रेसी को सर्व करें। आप जैसे नौजवानों की ही यू। पाकिस्तान को बहुत सख्त जरूरत है। तो अब हम बात करते हैं आपकी थोड़ा सा के फेवरेट पर्सनालिटीज के बारे में। तो थोड़ा सा आप जी हमें जी उनके जरूर। बारे में बताइएगा। आपने कहा कि आपको ईदी साहब से बहुत लगाव था और बिल्कुल। मुशर्रफ साहब आप बहुत लाइक करते हैं आप उनको। तो थोड़ा सा जी जी। बताइएगा ईदी साहब के बारे में। सही सही। अच्छा, बेसिकली ये था कि ईदी साहब का, जैसा कि आप जानते हैं कि वो अकेले शख्स थे। ठीक है। उन अकेले शख्स ने अपनी एफर्ट्स के जरिए आज उनको पूरी दुनिया याद करती है। ठीक है। वन मैन आर्मी। क्यों याद करती है? वन मैन आदमी। तो उसके लिए जरूरी है कि उन्होंने टीम वर्क किया था। उन्होंने टीम वर्क कैसे किया था? वो सिंगल आदमी थे, खुद खड़े हुए। ठीक है। और अपनी टीम के साथ साथ फिर उन्होंने अपने कंट्री के लिए ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए जो कि दुनिया उनको अब याद करती है। तो ईदी साहब 1928 में पैदा हुए थे। ठीक है। उसके साथ जब वो पैदा हुए, फिर उसके बाद उन्होंने, वो कह रहे थे कि उनकी, मैं हिस्ट्री पढ़ा था उसमें वो कह रहे थे कि मेरी वालदा मुझे 2 पैसे देती थी जब मैं स्कूल जाता था, तो 1 पैसा मैं खुद इस्तेमाल करता था और 1 पैसा मैं अपने जो तालबात थे, जो मेरे स्टूडेंट थे, उनको देता था। तो आप क्या यहां बात। से अंदाजा लगा लें कि बचपन से ही उनकी इस किस्म की ग्रूमिंग हुई कि हेल्पिंग एटीट्यूड उनके अंदर बचपन से ही डेवलप था। और जब आप किसी की मदद करते हैं तो कुदरत आपके लिए ऐसे वसीले बना देती है कि आप दिन ब दिन तरक्की की मनाजिल को तय करते हैं। तो ईदी साहब मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी ये है कि उन्होंने इंसानियत की खिदमत के लिए बहुत काम किया है। आज यहां तक देख लें कि एक शख्स बीमार होता है तो कराची के अंदर ईदी और दूसरे भी कंट्रीज सिटीज के अंदर बहुत फेमस एम्बुलेंस है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, ईदी एम्बुलेंस सबसे पहले पहुंचती है। तो यानी कि आप एक सदका जारिया का काम कर रहे हैं और दुनिया आपको अच्छे नाम से याद कर रही है। तो इंसान को जिंदगी में इंसान को जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है। तो कुछ ऐसा इंसान करके जाए कि दुनिया आपको अच्छे नाम से याद रखे। इंसान को अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है कि वो दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकता है। उसके लिए जरूरी यह है कि आपके पास विल पावर होना चाहिए और इसके साथ साथ आपके अंदर करेज होनी चाहिए नाकामी को फेस करने की। जिस इंसान के अंदर नाकामी को फेस करने की करेज और कुछ बड़ा करने के लिए हिम्मत होती है और वो मसाइल को डिफेंड करता है, ना कि उन मसाइल से भागता है, तो वो दुनिया के अंदर फिर ऐसा कुछ हासिल करता है कि जो अनएक्सपेक्टेड होता है। जैसे कि ईदी साहब सिंगल आदमी थे, उन्होंने फेलियर्स को, उन्होंने मुश्किलात को सामना किया, डिटर्मिनेशन के साथ पुरअज़म रहे अपने मकसद के साथ कि उन्होंने इंसानियत की खिदमत करनी है। फिर अल्लाह ताला ने उनको ऐसे वसाइल भी दिए कि आज आप जानते हैं कि पूरी दुनिया उनको याद करती है अच्छे नाम से। तो ये तमाम चीजें आपकी अपनी मेहनत और स्ट्रगल से होती हैं। बिल्कुल दुरुस्त दुरुस्त उसके दुरुस्त अलावा, फरमाया आपने। दुरुस्त जी जी फरमाया। जी, दुनिया का सबसे बड़ा एम्बुलेंस का जो स्ट्रक्चर है वो ईदी साहब के नाम से ही चलता है आज तक। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा फिर आपने परवेज मुशर्रफ साहब की बात की। तो जैसे कि आप 2008 का अगर आप लिस्ट निकाल के देखें, खास तौर पर चीनी, खाने पीने की तमाम चीजें,
तो सर मैं उस बंदे को सपोर्ट करता हूँ जो मुल्क का हामी है, ठीक है? मैं ना तो किसी एक लाइक जितनी भी गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, लाइक पीटीआई है, जितनी भी पार्टीज है, मैं किसी एक का सपोर्टर नहीं हूं, मैं उसका सपोर्टर हूं जो मेरे मुल्क का सपोर्टर है, ठीक है? तो उसके लिए जरूरी है कि आप परवेज मुशर्रफ के आप उस दौर को देखें तो वहां पर चीनी 25 रुपए थी। आप आप वहां पर लिस्ट निकाल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो चीज 20 25 और आज आप रेट देखें तो कितने आसमानों को पहुंच गए हैं। क्यों? क्योंकि बाकी जितने भी हुक्मरान आए उन्होंने अपने जाती मफाद को तरजीह दिया अपने मुल्की मफाद पर। और जब भी कोई शख्स अपने जाती मफाद को मुल्की मफाद पर तरजीह देता है तो हमेशा मुल्क और नेशन नीचे गिरती है। तो वो लोग जो अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं, ठीक है, वो हमेशा तरक्की करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इनकी मिसालें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं, कायद आजम, अलामा इकबाल। आप जरूरी नहीं है कि अपने मुल्क को किसी फील्ड में भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें जरूरी है कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपके पास ऐसे वसाइल होने चाहिए, आपके पास चीजों को ईमानदारी, आपके पास इंटेग्रिटी होनी चाहिए, आपको चीजों को सही तरीके से करने का नॉलेज होना चाहिए। तो ये तमाम चीजें अगर आप देखें तो इसके अलावा भी आप परवेज मुशर्रफ की एक अच्छी चीज देखें कि कारगिल 1999 की वॉर थी। आज वो कश्मीर जिसके लिए हम इतने अरसे से रो रहे हैं, अगर 1999 की वार पर जब परवेज मुशर्रफ साहिब कारगिल के पहाड़ों पर थे और कारगिल की वॉर थी, तो अगर वहां पर जो करंट मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहिब, अगर वो उनको वापस ना बुलाते तो आज ये कश्मीर आजाद होता। तो ये है बिल्कुल। कि उन्होंने, तो ये तमाम चीजें हैं जिसकी वजह से वो मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी भी है। उन्होंने अपने, एक फौज मुल्क का बहुत अहम स्ट्रॉन्ग इदारा होता है, उन्होंने अपने मुल्क की खिदमत की है। और आप अब पाकिस्तान आर्मी की कुर्बानियां भी देख सकते हैं, आए रोज कितनी शहादतें होती हैं। तो यंग जनरेशन अपना ब्लड दे रहे हैं जिसकी वजह से हम सुकून की नींद सो रहे हैं। तो ये तमाम चीजें अच्छा, हैं जिसकी वजह से परवेज हमाद मुशर्रफ साहब भी मेरी फेवरेट। जी जी। हमाद साहब, आप हमें ये बताइएगा थोड़ा सा कि आप जी जी। रेहान अल्लाह वाला साहब से कैसे कनेक्टेड हुए, और उनके जो एक जो सीरीज चल रही है स्कॉलरशिप वाली, और उनका जी जो जी। वीडियो सीरीज चलती है, वो सब आपने जी जी। देखी, और आपने उनसे क्या सही सीखा? थोड़ा सा आप हमें भी बताइए अपने एक्सपीरियंस के बारे में। सही सही। बेसिकली मुझे इंटरेस्ट है कि मैं न्यू स्किल्स सीखूं, और जहां पर हो सकता है कि मैं अपने कंट्री को, मेरे पास अगर मौका मिले तो मैं सर्व करूं। और मैं चाहता हूं कि इस लाइफ के अंदर कुछ ऐसा करके जाऊं कि कम से कम लोग अच्छी अल्फाजों में मुझे याद रखें। तो ये हुआ कि मैं फेसबुक, सोशल मीडिया थोड़ा ज्यादा यूज करता हूं, तो स्क्रॉल आउट कर रहा था फेसबुक के ऊपर, तो रिहान अल्लाह वाला साहब की एक पोस्ट आई जिसमें वो कह रहे थे कि इंटरव्यू स्कॉलरशिप्स और 50 स्टूडेंट्स को फ्री स्कॉलरशिप मिलेगा। तो मैंने कहा कि इंसान को न्यू स्किल्स सीखनी चाहिए और एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो फर्स्ट, सबसे पहले उस पोस्ट पर किसी ने कमेंट नहीं किया था, मैंने कमेंट किया था। तो मैंने कमेंट किया, फिर मैं वहां पर व्हाट्सएप ग्रुप बन गए, वहां पे फिर मैम ने ग्रुप्स अनाउंस किए। और मैंने जो अब तक 2 लेक्चर्स लिए हैं उसमें ये सीखा है कि इंटरव्यू स्किल से एक तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, आपका नॉलेज बिल्डअप होता है। इसके अलावा आपके अंदर एक इंप्रेसिव स्किल्स होती हैं जो कि एक लीडर के लिए बहुत जरूरी है। और जैसे कि रेहान अल्लाह वाला ने कहा था, हमें यंग लीडर्स की जरूरत है। तो उसके लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपकी इंप्रेसिव स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आप दूसरों को इंप्रेस कर सके और लोग आपसे मुतासिर हों। तो ये तमाम चीजें तब होती हैं जब आप एक चीज की प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस बार बार कोशिश करने से आती है। तो रेहान अल्लाह वाला साहब की जो मैंने वीडियोस देखी हैं तो उनमें उन्होंने बहुत अच्छी बातें की हैं, और होप्स हो कि फ्यूचर में हम इंशाल्लाह अपने कंट्री के लिए कुछ बेटर करेंगे, और इसके लिए हम पुरअज़म भी हैं इंशाल्लाह। चलें जी, आपके साथ बहुत ही एक अच्छा सेशन रहा मेरा, और एक यादगार सेशन रहेगा आपके साथ। अल्लाह ताला आपको आसानियां थैंक यू दे, सो मच। और थैंक यू। आपके जो गोल्स हैं उनके अंदर आपको वो अचीव करने का आपको मौका मिले। और आमीन। इंशाल्लाह हम मजीद भी बातचीत चलती रहेगी आपके साथ। तो अब इंशाल्लाह हम इस जरूर जरूर। सेशन को एंड करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको आसानियां दे, और आसानियां खल्के खुदा में आमीन। तकसीम करने की तौफीक दे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। आमीन। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।